ब्रेक पर जाने से पहले मैं डॉक्टर वजाहत से एक सवाल छोड़ के गई थी। वो सवाल ये था कि अक्सर हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं जो बड़ी क्रॉनिक इलनेस से गुजर रहे होते हैं और जो मुसलसल आप भी कह सकते हैं कि उन्होंने दवाइयाँ भी खाई होती हैं तो उनके ज़ेर असर भी होते हैं दवाइयों के, वो एक टाइम पे कहना शुरू करते थे जिनको कोई नज़र आने लग जाता है तो कहते हैं जी ये हो रहा है घर में, देखो घर में किचन में कोई चीज़ जल रही है, कोई बहुत सारी सी चीज़ें वो शिकायत करने लग जाते हैं। तो क्या हम इसको भी स्किज़ोफ्रेनिया का नाम दे सकते हैं या फिर ये एक और बीमारी है? देखिए, एज के साथ जो चेंजेस आते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई स्किज़ोफ्रेनिया ही हो और उसका सिर्फ एक सिम्टम नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया के कोई 3-4 अलग टाइप के सिम्टम्स हैं जो मिला के फिर हम बताते हैं। जैसा कोरोना आया था तो उसमें सिर्फ गले ख़राब नहीं था, उसमें और चीज़ें भी थी ना, 5-6 चीज़ें जो हमें रटवाई गई थी। इस तरह स्किज़ोफ्रेनिया हम आगे बात करेंगे इसमें कि कितने टाइप की चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। सिर्फ नज़र आ जाना हम ये नहीं कह सकते कि इसको नफ्सियाती बीमारी है। ये बूढ़ों में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। जिनको पुरानी बातें याद आती हैं, रिमोट मेमोरी जिसको कहते हैं, उनको ये याद नहीं रहता कि सुबह नाश्ता क्या किया है, लेकिन ये याद रहेगा कि 1947 में कितने लोग पानी में बह गए थे। ठीक है, और वो ऐसी बातें कितनी बार हमेशा कर रही होती है, इंक्लूडेड माय दादी। आई रिमेंबर हर स्टेटमेंट्स कि जब भी वो बात करती थी इतनी खूबसूरत पिक्चर मेमोरी होती थी उनकी 1965 की जंग की कि वो, और वही फिर वो कहती थी देखो किचन में कोई काम कर रहा है, देखो सही से बर्तन रख कर आ जाओ। और किचन में तो कोई होता नहीं था और वो नमाज भी अच्छी तरह पढ़ रही होती थी और उनका कॉग्निशन बहुत अच्छा था। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक चीज से नहीं होता, ये बूढ़ों का या एज में दिमाग के चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, जिसके अंदर उनको बाकायदा चीजें नजर आ रही होती हैं जो उनके सबकॉन्शियस में चल रहा है। जो फिल्म उनके दिमाग में चल रही है, फर्ज करो आज उनके दिमाग में मामू चल रहे हैं, ठीक है, मामू के कोई वाकया चल रहा है, तो वो इतना ज्यादा दिमाग में मिल्क शेक बना हुआ होता है कि वो उनको चीजें नजर आ सकती हैं। अभी मैं एक पेशेंट को फेज 4 में देखने जाता था, इंतकाल हो गया, उनका बहुत एजेड थी, उनको अपने नौकर से रोज वो कमरे में लड़ती थी और नौकर होता नहीं था। और रोज उनका ये मसला था, गालियां बकरी कोने पे खड़े होके कि ये देखो खिड़की के पीछे फिर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो उसको ट्रीटमेंट करने से पहले फैमिली के सेशंस हमने किए, 2-3 उनको बताया कि ये बीमारी है और उनको मैंने किताबचे भी दिए कि ये पढ़ लें आप लोग। अब लोग पढ़ते तो नहीं है ना लोग। ऐसे में क्या करना चाहिए? उनको कहना चाहिए कि वहाँ पे कोई नहीं खड़ा, या कहना चाहिए कि हाँ आप ठीक कह रही हैं? जैसे ब्रेक में भी रुबीना कह रही है, फिर क्या करें, हमने क्या कहा? भाई देखो, आपको नजर आ रहा है ये ग्रीन है और मैं आपसे लड़ना शुरू कर दूं, नहीं ये रेड है, और ये भी लड़े ये रेड है, और आपको लगता है ग्रीन है, तो आपकी तबीयत को तो और खराब होना है ना। बिल्कुल। जो उनके फर्म्स बिलीव्स हैं एट दैट टाइम, जब वो इतने स्ट्रांग है, आप उनको कॉन्फ्लिक्ट ना करें, उनको आप मना ना करें, आप उस वक्त लेट इट गो। और उसके बजाय आप ये सोचें कि इनकी ट्रीटमेंट को बेहतर करें तो इनको खुद ही ग्रीन नजर आना शुरू हो जाएगा। और बूढ़ों में किसी हद तक सही होता भी नहीं है जो बात है, एजेड जो लोग होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 55 साल की एज के बाद अपने दिमाग को आप इस्तेमाल करते रहें, ताकि आप बुढ़ापे तक आपका दिमाग जो है ना वो इतना बुरा ना हो कि आपके लेवल ही खराब हो जाए। और हमारे यहाँ ये पे होता है कि हम कहते हैं चलो जी जैसे 60 हो गए तो उसके बाद आप जो है आपने रिटायरमेंट ले लिया और फिर आप घर को बैठ गए और दिमाग का इस्तेमाल खत्म कर दिया। बल्कि मैं वेस्ट में देखती हूँ, वेस्ट में जवान इतने काम नहीं कर रहे होते। जैसे अगर आप वॉलमार्ट वगैरह चले जाए तो आप कहते हैं कि यार तो 80 लिटरली 90 साल के लोग भी आपको वहाँ पे खड़े, आपको आइल्स पे आपको आपकी रहनुमाई कर रहे होते हैं। अच्छा, आपने कभी देखा है अपनी जिंदगी में अपने सामने कोई ऐसा स्किज़ोफ्रेनिया का वैसे पेशेंट? बिल्कुल, एक फैमिली फ्रेंड, बहुत पुरानी बात है, और उस वक्त इतना ओपनली मीडिया पे बात भी नहीं होती थी जैसे आज। आई एम वेरी हैप्पी कि खुल के बात हो रही है और लोगों की रहनुमाई हो रही है। तो वो बच्चा, तो अब उसके बच्चे भी अब स्कूलों में जाते हैं, जवान हो गए, लेकिन वो जब बच्चा था तो अब फैमिली फ्रेंड, उनका बेटा, उस वक्त उसकी उम्र थी 17 साल, और वो ये कहता था कि मुझे कोई मर्डर करना चाह रहा है। अब सोचे 17 साल का बच्चा, वेरी हैंडसम बॉय, और वो कहता था मुझे कोई कत्ल करना चाह रहा है। वो इतना बड़ा इशू बन गया कि वो बात स्कूल तक पहुंची और ये बता दिया गया कि भाई ये कुछ है तो आप भी ज़रा इसका ध्यान करें। वो बड़े वेल ऑफ फैमिली थी इस्लामाबाद की, उन्होंने उसके लिए सिक्योरिटी वगैरह भी रख दी कि भाई ये कर। उसके बाद इतनी हैरान कुन बात हुई कि उसने कहना शुरू कर दिया कि वो रात को इस खिड़की से आया था और उसने मुझे असॉल्ट किया, मेरा गला दबाया, और जब आप देखते थे तो बाकी गले पे असॉल्ट के निशान होते थे। फिर वो बात इतनी बड़ी कि फैमिली तक पहुंची कि उसने कहा कि कल रात वो आया था, उसके हाथ में चाकू था। ओह माय गॉड। और उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ। अगले हफ्ते सुबह उठा तो उसके बाजू पे चाकू के निशान
और ब्लेड और वो, तो ये तो बात बिल्कुल सीरियस हो गई कि जी इस खिड़की से आता, उन्होंने खिड़की बंद करवाई, बोल्ट की, वो बंद किया, जो भी किया वो जनाब। तो पता ये चला कि वाकई उसको ये मसला था, वो इस ऐसी सिचुएशन में चला जाता था कि अपने आप को अगले दिन माँ बाप के सामने सही साबित करने के लिए उसने ब्लेड खरीद के ला के रखे, my God. और वो रात को खुद अपने आप को जख्मी करके अगले दिन प्रूव करता था। वो ये नहीं कि वो कोई धोखा दे रहा था या झूठ बोल रहा था या कोई ड्रामेबाजी कर रहा था, वो ऐसी मेंटल स्टेट में चला जाता था कि तो ये तो मैंने अपनी आंखों के सामने उस बच्चे हुआ क्या? ट्रीटमेंट, एंड ही इज फाइन, बिल्कुल जबरदस्त जिंदगी वो गुजार रहा है। ही इज अ वेरी गुड प्रोफेशनल, वो जिस भी इंडस्ट्री में है, ही इज डूइंग ग्रेट माशाल्लाह, उसके बच्चे आर डूइंग ग्रेट। ये 3-4 साल का ये पूरा एक अमल था कि मुझे कोई कत्ल करना चाहता है और छुरी से मारना चाहता है व्हाटएवर, और मैंने खुद अपनी आंखों से उसके हाथों पे ब्लेड्स के निशान दिए, जो उसने खुद अपने आप को, क्योंकि एक आप अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना कि वो उनको इतना क्लियर नजर आ रहा होता है कि ये रेड है कि आप कह ही नहीं सकते कि ये ग्रीन है। आप जितना भी कहना चाहें कि भाई ये टेबल ब्लू है, जिस पे बिस्कुट पड़े हैं, वो कहेगा नहीं ये रेड है, आप जो मर्जी कर लें। क्यों, और वो बेचारा उस जेन्युइनली तकलीफ में आ जाता है कि ये लोग मेरी बात कहे कि नहीं कर, उसको ये भी लगता है कि यार ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ लाल है, इसको क्यों ऐसे बोल रहे हैं। ये से मुझे बताएं, थेरेपी या मेडिसिन, क्या दोनों के साथ स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज मुमकिन है, और कहाँ पे जाके इसका इलाज जो है वो ऐसा लगता है कि देयर इज नो रिटर्न? So देखिए स्किज़ोफ्रेनिया, सॉरी मैं आप डॉक्टर साहब, कॉलर हमारे साथ काफ़ी देर से मौजूद है, जरीना मैं भूल गई थी, चिश्तिया से हमारे साथ मौजूद है जरीना। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जरीना जी, अपनी टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दीजिए। लो जी, मेरी बहनी भी, इनको भी खांसी हुई है जी। अस्सलाम वालेकुम। मौसम बदल रहा है जरीना जी। जी जी वालेकुम सलाम। जी जी जरीना जी, क्या पूछना चाहेंगी आप? जी क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक। ये ना मैं भी इस तरह के मसले में रह चुकी हूँ, नफसियात का कोई मुझे ऐसी बात करती मेरे देह से आती नहीं, मैं डिप्रेशन की भी शिकार रह चुकी हूँ। मैंने अंग्रेजी मेडिसिन भी खाई है, होम्योपैथिक भी खाई है, मैं जो भी कोई बात करता है ना मेरे जहन में सवार हो जाती है, बस निकलती नहीं है। दवाएं खाने में है, मेरी शादी हुई ना, इस वजह से पता नहीं क्यों ऐसे होता है। और नौका टोकी हर बात में, मेरी अम्मी का घर नजदीक है, उधर जाती हूँ तो बस वो बातें सुननी पड़ती हूँ, क्यों जाती हूँ, किस लिए जाती हूँ, बस ऐसे मसला मेरे साथ है। चलें ठीक है, हम डॉक्टर साहब से इस हवाले से पूछ लेंगे, बात भी कर लेंगे, लेकिन मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है वैसे? so देखिए दिस इज व्हाट लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, बट बेस्ड ऑन व्हाट शी इज सेइंग, आई मीन द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू टेल है, आई एम वेरी सॉरी कि वो इस चीज़ से गुजर रही हैं, एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर इनके घर, अब ये किस जगह पर हैं ये हमें नहीं पता, वहाँ पे कोई चिश्तियाँ, अब इनके करीब अगर कोई बड़ी डिस्पेंसरी है, क्योंकि पंजाब का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, तो अगर वो जा सकें, इफ़ यू कैन गेट अ रेफरल टू सी अ साइकाइट्रिस्ट, इनको साइकोलॉजिकल और साइकाइट्रिक दोनों सपोर्ट की ज़रूरत है। इनकी मेडिकेशंस एक दफ़ा फिर से रिव्यू होने की ज़रूरत है, और एक दफ़ा डिटेल में हिस्ट्री लेने की ज़रूरत है। कई दफ़ा ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन होता है, इट माइट बी ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, तो उसमें फिर जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन यू स्टार्ट एड्रेसिंग दैम वन बाय वन। ठीक है। और अगर मेडिकेशन एडहेरेंस का प्रॉब्लम है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते दवाई, जी, या फिर थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते, जी सेशंस एक्सपेंसिव होते हैं। सो मतलब आपको कंटेक्चुअलाइज करना है, टेलर करना है टू द पेशेंट्स नीड्स, और ये कि इस वक्त उसकी लाइफ में क्या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। अगर बहुत ऑर्गेनिक या ब्रेन बेस्ड डिप्रेशन है, वहाँ पे तो फिर आपको दवाइयों का करेक्ट कॉम्बिनेशन, इफ यू गेट दैट, पेशेंट्स बेहतर हो जाते हैं। वो डॉक्टर साहब यहाँ थेरेपी और मेडिसिन से बेशक, और यहाँ पे एक रिस्क भी है, एंड आई थिंक वी नीड टू एड्रेस, आई होप कि शी इज़ नॉट, मतलब बहुत ज़्यादा होपलेस ना फील कर रही हूँ, या ऐसी सोच ना आ रही हो कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की बात करें। मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप परेशान मत हो, ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर आपके करीब कहीं पे भी कोई साइकाइट्रिस्ट हैं, या फिर लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ
या किंग एडवर्ड्स का जो जी, जी, बिल्कुल। डिपार्टमेंट है साइकाइट्री का, ये दोनों बहुत अच्छे हैं एंड सही। वहाँ पे मुफ्त इलाज होता है, तो अगर सही। वहाँ पे जा सकें। सही, ठीक है। मुझे बताएं कि वही बात है, ये अब लोग क्योंकि जब ये जो शिकायत कर ली थी हमारी, तो ख़वातीन के साथ ये वाकई मसला बहुत है, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करती हैं। आपने अगर उनको की बात कह दी, वो सारी रात उसको सोचती रहेंगी। तो अगला बंदा अगर आप किसी को कहेंगे ना कि मुझे नफ्सियाती बीमारी है, तो पहले तो लोग उसको नफ्सियाती बीमारी समझेंगे नहीं, लोग कहेंगे तुम्हारी तो फितरत है, तुम्हारी तो आदत है कोड़ना, तुम्हारी तो तुम कोई बात तुम्हें कह दे। लेकिन खैर वो सवाल मेरा, थेरेपी से इलाज हो सकता है, मेडिसिन से इलाज हो सकता है? एक्यूट साइकोसिस में थेरेपी का रोल नहीं है, लेट दैट बी वेरी क्लियर। एक्यूट साइकोसिस जिस वक्त मरीज़ बहुत ज़्यादा बीमार होता है उस वक्त उनको दवाई की ज़रूरत होती है। थेरेपी का मैक्सिमम जो रोल होता है वो ये होता है कि हम CBT फॉर साइकोसिस कर सकते हैं, जहाँ पे पेशेंट को उनकी जो अनकम्फर्टेबल एक्सपीरियंसेस हैं उनको किस तरह से उन्होंने मैनेज करना है, वहाँ पे उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दवाई का रोल है। सो ये बिल्कुल ऐसा है, मतलब अगर किसी की शुगर 600 है या HbA1c 8 है, आप उसको सिर्फ डाइट पे तो नहीं रख सकते ना। आप उसको सिर्फ ये तो नहीं कह सकते वॉक करो, आपने उसको इंसुलिन तो देनी पड़ेगी। जब तक उसकी 5.5 नहीं आ जाती, जब तक हम उसको दवाइयों पे ही डिपेंडेंट करेंगे। जब वो उसकी एक लिमिट में आ जाएगी तो फिर हम बोलेंगे ना उसको कि जाओ अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे जाओ। तो थेरेपी साइकोसिस में यूं नहीं हो सकती कि पेशेंट तो आपको समझ ही नहीं रहा होता ना। अगर इनफैक्ट मैंने सॉरी थोड़ा इंटरप्ट कर दिया, थोड़ा जज्बाती हो गया क्योंकि पेशेंट वाली बात। जी, जी। आप पेशेंट से बात कर रहे हो तो वो कहता है तुम हो कौन, तुम तो लाए गए हो, तुम तो मेरे दुश्मन हो। फिर हम कहते हैं नहीं मैं डॉक्टर वजाहत हूँ, मैं आपको देखने आया। कहते हैं नहीं तुम डॉक्टर हो ही नहीं, तुम फला हो और तुम्हें नहीं पता ये। अब जब बंदे का ये कॉग्निशन होगा ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामीन या केमिकल, तो आप उसको थेरेपी कर सकते हैं क्या? यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ऐड करूँगी, यहाँ पे जो थेरेपीटिक अलायंस होती है, डिस्पाइट कि अगर आपका मरीज साइकोटिक भी होगा लेकिन उसके साथ अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी डेवलप हो जाए, वो आपसे कहेगा, उसको नहीं समझ आ रही दवाई क्यों खा रहा है, बट वो आपको ट्रस्ट कर रहे हैं एंड बेस्ड ऑन दैट ट्रस्ट वो दवाई खानी स्टार्ट कर देते हैं। सो इस चीज़ को हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिटेनिंग योर पेशेंट्स इन ट्रीटमेंट एंड बिकॉज आपका मरीज आपके साथ रहेगा थ्रू आउट, अनलेस के आप या तो कहीं चले जाएं या फिर आपका मरीज जो है वो कहीं चला जाए। सो मेरे ज़हन में मदिया आपकी इजाज़त से एक सवाल आ रहा था कि ये जो हम कहते हैं कि जी कैंसर हर एक के अंदर है, कैंसर सेल्स कहते हैं, हाँ जी, कि हर एक के अंदर है, वो किसी का एक्टिवेट हो जाए, पुरानी बीमारी हर एक के अंदर है, एक्टिवेट हो जाए। इसी तरह ये तमाम नफसाती बीमारी हम सब के अंदर है। 1% रिस्क हम सबका है, 1% एट बेस लाइन। मैं ये बोलूँगा जो ज़हीन लोग होते हैं वो करीब करीब ही होते हैं वैसे बाइपोलर डिसऑर्डर। चलो शुक्र है हम दूर हैं। क्योंकि गुड न्यूज़। ये देखा मुझे है। तो डर है मुझे तो डर है और मैं हर वक्त एक डर में रहती हूँ क्योंकि ब्रिंक है ना, थिन लाइन। ओवर जीनियस ज्यादा थिंकिंग लोग जो होते हैं वो कभी भी लाइन के उस पार जा सकते हैं। वो एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वही बात जितने है। शायर हैं या क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं और टीवी आर्टिस्ट हैं डॉक्टर साहब जो डर रहे हैं आप। नहीं मैं ये नहीं कह रहा सब बीमार होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो बियॉन्ड दी लिमिट काम करते रहते हैं, जो जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ है, ये ज़रा प्रॉन होते हैं थोड़ा सा नफसियाती तौर पे बीमार होने के। देखिए जैसे भी आपने बात की तो मेरे ज़हन में पता नहीं क्यों न जाने कि वहीद मुराद साहब की एग्जांपल मेरे सामने फातिमा आ रही है कि एक शख्स जितने उरूज देखा हुआ कि मतलब उसके जाने के पता नहीं कई सालों बाद भी, मतलब दिहाइयों बाद भी, हम अगर चॉकलेटी हीरो या खूबसूरत हीरो की पाकिस्तान में बात करें तो हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ वहीद मुराद। अभी भी कोई बंदा बहुत ज़रा एक्शन दिखा रहा है अपने आपको समझ रहा था, हम कहते हैं तू अपने आपको क्या वहीद मुराद समझता है, मतलब आज तक टिल डेट हम ये एग्जाम्पल देते हैं। बट अगर हम वहीद मुराद साहब की ज़िंदगी देखें तो उनके आखिरी अयाम में उन्होंने भी ये डिप्रेशन फेस की हुई है। तो जैसे उन्होंने बात की, क्या वाकई अगर मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि जो लोग बहुत उरूज पे चले जाते हैं तो उनके लिए किसी ना किसी किस्म का जब डाउनफॉल उन पे आए या कोई मुसीबत आए तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बिल्कुल, आई थिंक कि रिसेंटली आपके शो में भी और मज़ीद भी जो मैं हमारी इंडस्ट्री से जो लोगों से मिलती हूँ तो मैं बहुत बैलेंस देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, अपने आप को एजुकेट भी करना शुरू किया है, एक लाइफ की बैलेंस को भी समझना शुरू किया है और फेथ को इतने बैलेंस तरीके से लोग अब समझने की कोशिश करते हैं कि उनको ये बात समझ में आ रही है कि अल्लाह ताला ने अगर हमारे लिए गुरूर को या तकब्बुर को मना किया है तो उस बैलेंस के साथ अब अपनी लाइफ को लेके चलते हैं कि यू डोंट बिकम डिपेंडेंट ऑन पीपल्स वैलिडेशन,
यानी अगर कॉन्स्टेंटली यू आर रिलाइंग ऑन पीपल गिविंग यू दैट सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, तो एक ना एक दिन तो वो फेड आउट होगी। और ये तो है, अगर हमारे आर्टिस्ट को देखें, क्योंकि वो तो काम ही वैलिडेशन के लिए मुसलसल कर रहे हैं, वो अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो काम आप बाहर से जो भी कर लें, आप कितने भी फेमस हो जाएं, अंदर का क्या काम हो रहा है आप में? Are you giving time to your inner world and grounding yourself, centering yourself with good faith? आपकी जैसे आजकल हम सेल्फ केयर की बातें करते हैं, राइट? सो देर इज नॉट जस्ट फिजिकल सेल्फ केयर, देर इज स्पिरिचुअल सेल्फ केयर ऑल्सो, जिसमें यू टेक आउट योर टाइम, आपको मेडिटेट करना है, नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, दर्स सुनना है, अपने आप को ग्राउंड करना है, आखिरत की बातें सुननी है, क्योंकि इन दी एंड आवर फेट डिक्टेट्स, राइट, दैट अल्लाह ताला पे जजती हैं हर किस्म की तारीफ, हर बड़ाई उसी पे जजती ठीक है। तो जब हम अपने आप को ग्राउंड करके कोई भी काम करेंगे, अब आप सबसे दुनिया के फेमस बंदे भी बन जाएं, अगर अंदर का काम किया हुआ है, आपको वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी, बिकॉज यू वर टेकिंग केयर ऑफ योर इनर रियलिटी साइमल्टेनियसली। बट अगर आप बह जाएंगे उसमें कि हम कुछ हो गए हैं या इस तरह से हो गए, और आई डोंट मीन टू जज एनीवन, क्योंकि इवेंचुअली देखें, अल्लाह ताला को हमारी किसी भी इबादत की या इनके सारी की जरूरत नहीं है। अल्लाह डजंट नीड इट, इट इज गुड फॉर अस कि हम हम्बल रहें, हाँ। और हम इस बात को समझें कि अगले मिनट हमारा सांस बंद हो सकता है। तो वो जो ह्यूमिलिटी अगर ये जो प्रैक्टिस रियलिटी होती रहे, चेक है ना, ये हमें काफी वक्त ना हम्बल रखता है। आप बताएं, आपका क्या मंत्र है अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि ऑफ कोर्स एक आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होता है, बल्कि अगर मैं आर्टिस्ट, आप लोग एक्टिंग करते हैं, हम एंकर्स भी, हम भी मुसलसल एक वैलिडेशन के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, फिर हम चाहते हैं कि जितना हम उनके लिए काम करें वो हमसे उतनी मोहब्बत करें। फिर अगर कोई ऐसे कोई पैच वगैरह आता है तो हाउ डू यू डील विद इट? ये सारी एग्जांपल्स जो भी हमारे सामने से गुजरी है ना, रूही बानो की मिसाल दी आपने, वहीद मुराद की मिसाल दी, और ऐसी हज़ारों मिसालें हैं, क्योंकि ये बात तय है कि वो जो जगह इन लोगों ने देखी थी वो अनमैच्ड थी। अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो जगह देखी है वो अनमैच्ड है, शुक्र है हम वो नहीं हैं। सो लेकिन वो ख़त्म हो जानी है, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो हमेशा ये याद रखना है कि ये एक काम है जो हमारी तरफ आया है, जिसको जाहिर है हम अपने बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, अपनी बेहतरीन सलाहियत के मुताबिक कर रहे हैं, और उसमें मुझे ये रियलिस्टिक मेरा अप्रोच होना चाहिए कि मेरी एबिलिटी इससे बेहतर है, लेकिन इस से कम भी है। So be realistic, be realistic। और ये वो ना कि कैसे करते हैं, क्योंकि आप ये ना समझे कि मैं जो हूँ वो, हाँ, तो वो आप लोग अपनी मेंटल एक्सरसाइज क्या करते हैं खुद अपने आप को ग्राउंड रखने के लिए ब्रेक के बाद? जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल पूछा